असल में आ जाओ जी जल्दी से कमेंट में। लास्ट बताओ क्या कराया था। शायद मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कराई थी ना। चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ये सीख रहे थे कि प्लेटों का मूवमेंट क्यों होगा। राइट। देखो, प्लेटों की गति जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कौन सा पैच एक बार चेक करिए। ठीक है ठीक है। प्लेट मूवमेंट, प्लेटों की गति। ठीक है। प्लेट मूवमेंट या प्लेटों की गति। क्लियर है। तीन प्रकार की होती है सर प्लेटों की गति जो होती है। पहले नंबर पे कौन सा आता है। अभिसरण। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है डाइवर्जेंट। तीसरे नंबर पे कौन सा होगा। ट्रांसवर्स। ठीक है। तीन प्रकार की गति होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और प्लेटों की संरक्षी गति। क्या मतलब है सर इसका, समझाते हैं अभी। पहली कंडीशन में क्या होगा, मानकर चलो ये दो प्लेटें हैं, तो ये ऐसे एक दूसरे की तरफ गति करेंगी, और एक दूसरे की तरफ अगर गति करेंगी तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे से टकरा रही होंगी। बहुत लॉजिकल बात है और सिंपल सी बात है। इस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या करेंगी, टकराएंगी। राइट। तो मैं लिख देता हूं, दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो मैं लिख देता हूं, टू प्लेट्स कोलाइड टू ईच अदर। है ना। इसमें क्या होता है, दो प्लेट आपस में टकराती हैं। अब आप एक बात बताओ, जब दो प्लेट आपस में यूं टकराएंगी तो प्रेशर के कारण स्थल ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा, डेफिनेटली उठेगा। स्थल वाला जो भाग होगा वो ऊपर उठ जाएगा, और जब स्थल वाला भाग ऊपर उठ जाएगा तो इसी को कहा जाएगा फोल्डिंग माउंटेन। इसको क्या कहा जाएगा, फोल्डिंग माउंटेन। क्या बनेगा सर, तो बनेगा मोड़दार पर्वत। पहली बात, क्या बनेगा सर, मोड़दार पर्वत बनेगा। भूकंप आएगा या नहीं आएगा, भूकंप तो आना ही आना है क्योंकि पूरे में गति हो रही है। मोड़दार पर्वत बनेगा और क्या होगा सर, भूकंप आएगा। आगे बात समझ में। कन्वर्जेंट की कंडीशन में ऐसा होगा, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी रुको इसको। यहां प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होगा, यहां प्लेट एक दूसरे से यूं दूर हटेंगी। राइट।
जब प्लेट एक दूसरे से दूर हटेंगी तो मैं लिख देता हूं यहां पे प्लेट दूर हटती है। और यहां क्या होगा, प्लेट जो होगी वो समांतर गति करती है। प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करती है। ठीक है, अब यहां इसको कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये है कि दोनों प्लेट कैसी हैं, दोनों प्लेट कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हो रहा है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, महाद्वीपीय प्लेट जो है वो टकरा रही है किसके साथ, महाद्वीपीय प्लेट के साथ। दोनों ही प्लेट कैसी हैं, महाद्वीपीय प्लेट हैं। बात को ध्यान से सुनना समझना। दोनों प्लेट कैसी है, महाद्वीपीय प्लेट है, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, ऐसी स्थिति में बनेगा सर मोड़दार पर्वत। ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, मोड़दार पर्वत बनेगा। क्लियर है, मोड़दार पर्वत बनेगा ऐसी स्थिति में। और क्या होगा सर, भूकंप आएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। सेकंड कंडीशन ये है कि एक प्लेट तो कॉन्टिनेंटल है, दूसरी प्लेट ओशियनिक है। तो क्या होगा सर, इस चीज को समझ लेते हैं। मतलब कि आपसे इस वाले पॉइंट में कुछ ये समझाने की कोशिश की जा रही है ये कंडीशन है, यहां भरा हुआ है पानी। ठीक है, तो जब ये प्लेट दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो इस स्थिति में क्या होगा सर, मैं आपको लिखा चुका हूं कि जो महासागरीय प्लेट होती है ये भारी प्लेट होती है ना। तो ये प्लेट यूं नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। ओके, बना लेते हैं एक और डायग्राम इसी का। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा कुछ ये, ऐसी स्थिति में होगा ये, यहां से यूं ये प्लेट यहां नीचे चली जाएगी, राइट। और यहां पे क्या है सर, यहां तो पानी भरा हुआ है, सॉरी पानी क्यों, यहां तो मैग्मा भरा हुआ है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन दोनों प्लेट के टकराने से यहां पर्वत बनेगा, ये वाली बात फैक्ट है। यहां क्या बनेगा, पर्वत बनेगा ही बनेगा, राइट। लेकिन प्लेट के पिघलने से क्या होगा, प्लेट के पिघलने से यहां से मैग्मा बनेगा नया, और यही मैग्मा यहां से यूं निकलना शुरू कर देगा। यही मैग्मा क्या करेगा, यहां से निकलना शुरू कर देगा, राइट। तो यहां पे दो क्रिया एक साथ हो रही है, पर्वत भी बन रहा है और ज्वालामुखी भी हो रहा है ना। तो इसको फिर क्या नाम दिया जा सकता है, इसे कहा जाएगा फिर ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत। इसको कहा जाएगा वॉल्केनिक माउंटेन। बात क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। तो मैं लिख देता हूं इसी बात को कि अगर एक प्लेट ओशियनिक है और दूसरी कॉन्टिनेंटल है तो इस स्थिति में क्या होगा सर, इस स्थिति में वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन बनेगा। ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत बनेगा। एग्जाम्पल एंडीज पर्वत। ठीक है, अब आ जाओ तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन कुछ ये है कि दोनों ही प्लेट कैसी हैं, ओशियनिक ओशियनिक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, बहुत सिंपल सी बात है, द्वीप समूह बनेगा। द्वीप समूह बनेगा और क्या बनेंगे सर, ज्वालामुखी बनेंगे। अब आ जाओ इस पॉइंट पे कि प्लेट अगर एक दूसरे से दूर हट जाएंगी तो क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जब प्लेट एक यूं है, प्लेट एक दूसरे से दूर हटेंगी तो यहां गड्ढे जैसी संरचना बनेगी, अंदर से मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आएगा तो इसी से पर्वत बन जाएगा, और पर्वत जब बन जाएगा तो उसी पर्वत को कहा जाएगा, क्या आपका आंसर होगा, महासागर में होगा।
अगर महासागर में ये क्रिया होती है तो भ्रंश पर क्या नाम है, कटक कहलाएगा। और अगर यही क्रिया होती है स्थल पर तो इसको भ्रंश पर्वत कहा जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब प्लेटें दूर हटेगी ऐसी स्थिति में क्या होगा, मानकर चलो ये स्थल वाला भाग है, ये कंडीशन बनेगी। तो यहां जब स्थल वाला ये टूट कर आगे बढ़ जाएगा तो यहां पर कुछ ये ऐसा हो जाएगा यहां पे, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाएगा भ्रंश पर्वत, ठीक है ना, इसी को कहा जाएगा भ्रंश पर्वत। और इंग्लिश में कहा जाता है इसको ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो ब्लॉक माउंटेन कहां बनेगा, ये बनेगा स्थल पर। स्थल पर क्या बनेगा सर, ब्लॉक माउंटेन बनेगा। महासागर में क्या बनता है, महासागर में कटक बनता है या रिज बनता है, कहां पर, तो आपका आंसर होगा ये बनता है सागरों में। और रिज का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर होगा, रिज का मतलब होता है पानी के अंदर या पानी के नीचे पहाड़ी। पानी के नीचे जो पहाड़ी होती है उसी को रिज कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। समांतर गति करेंगी यानी पैरेलल मोशन हो रहा है प्लेट्स का। अगर पैरेलल मोशन होगा प्लेट का देन देयर इज नो लैंडफॉर्म विल बी, देयर इज नो लैंडफॉर्म फॉर्म्ड। ओके, कोई भी यहां पर लैंडफॉर्म नहीं बनेगा, केवल और केवल क्या होगा, सिर्फ भूकंप आएगा। सिर्फ क्या होगा सर, भूकंप आएगा। ईमानदारी से बताओ पूरी बात समझ आई या नहीं आई। अगर यहां तक किसी का कोई जेन्युइन डाउट होता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। कमेंट करो जल्दी से। आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप ऐसे ही पढ़ते चलो। अपसरण समझ नहीं आया, अपसरण का मतलब दूर हटना, ठीक है। चलो जी, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब बहुत ध्यान से सोच समझ कर बताना। देखो ये प्लेटें हैं और इन प्लेटों के नीचे मैग्मा भरा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैग्मा सबसे ज्यादा कहां से बाहर निकलेगा, ए पॉइंट से या बी पॉइंट से, ये तो ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट। अब बताओ मैग्मा कहां से बाहर निकलेगा, प्लेटों के जॉइंट से या प्लेट को तोड़कर, कहां से मैग्मा बाहर निकलेगा। मैग्मा बाहर कहां से जल्दी निकलेगा, प्लेटों को तोड़कर या जॉइंट से। चलो स्लाइड लगा दी, जल्दी नोट कर लो, क्वेश्चन का आंसर बता दो। मैग्मा बाहर कहां से निकलेगा, जॉइंट से या प्लेट से। तो देखो ध्यान से, जॉइंट वाले भाग से ही मैग्मा ज्यादा बाहर निकलेगा। और याद रखना मेरी बात को, जॉइंट वाला जो भाग है ना, ये प्रशांत महासागर के यूं सराउंडिंग में, जॉइंट वाला भाग चारों ओर। तो सिंपल सी बात है, प्रशांत महासागर का जहां किनारा किनारा है, किनारे किनारे वाले भाग में, वहां विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहीं पर विश्व की सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो उस क्षेत्र को, जो प्रशांत महासागर का किनारे किनारे वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा, उस क्षेत्र को कहा जाता है सर, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। फायर नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे ज्वालामुखी क्रिया होती है और ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण वहां टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। क्या आपको रिंग ऑफ फायर का मतलब समझ आ गया। रिंग ऑफ फायर क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में स्थित प्लेटों का किनारे वाला भाग है जहां ज्वालामुखी क्रिया सबसे ज्यादा होती है। बात समझ रहे हो ना, लिख लो इस बात को, हेडिंग डालो रिंग ऑफ फायर, लिखो जल्दी से। रिंग ऑफ फायर, हिंदी में कहा जाता है इसी को अग्नि वलय। रिंग ऑफ फायर हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसी को अग्नि वलय। क्या मतलब है इसका अग्नि वलय का,
तो देखो ध्यान से, रिंग ऑफ फायर की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये है क्या, तो आपका आंसर होगा ये है कन्वर्जेंट। ये क्या है, ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ प्लेट्स। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है सर प्लेटों का, ये क्या है सर, ये है प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र है। ये क्या है, प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र है। बात क्लियर है यहां तक। ये है सर प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र, है ना। और कहां पर स्थित है, तो आंसर होगा लोकेटेड, लोकेटेड इन सराउंडिंग, लोकेटेड इन सराउंडिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, है ना। ये कहां पर स्थित है, तो तब आपका आंसर होगा ये है सर प्रशांत महासागर के, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर का भाग है। ये क्या है सर, प्रशांत महासागर के चारों ओर का भाग है। बात क्लियर है यहां तक। चलो जी, यहां पे क्या होता है, यहां पर एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं। यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे सक्रिय ज्वालामुखी की, तो इनकी संख्या कितनी है, पूरे विश्व के 85% है यहां पर। और अगर आपसे पूछा जाता है यहां भूकंप कितने आते हैं, तो आंसर होगा आपका 63% भूकंप आते हैं, कहां के, पूरे विश्व के। किसके आते हैं सर, पूरे विश्व के आते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको। अगले पॉइंट पर आ जाओ आप। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा यहीं पर कि जो रिंग ऑफ फायर है इसकी लेंथ कितनी है। रिंग ऑफ फायर जो है इसकी लेंथ कितनी है सर, आपका आंसर होगा इसकी जो लेंथ है ये है लगभग 40,000 किलोमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है, 40,000 किलोमीटर है। बात क्लियर है यहां तक। चलिए जी, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं अब, कि मैप पर देख लेते हैं इसको है क्या, देखो ध्यान से। ठीक है।
ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इस बीच वाले भाग की बात करेंगे तो इसकी देखो, ध्यान से सुनना। ये जो आपको बीच वाला भाग दिख रहा है, इसी बीच वाले भाग को क्या कहा जाएगा? इसको ही कहा जाएगा प्रशांत महासागर। इसको क्या कहा जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? प्रशांत महासागर कहा जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? चलो, अब ये जो प्रशांत महासागर है, इसी में अगर मैं बात करूंगा तो इस प्रशांत महासागर का यहां पे लगभग यहां से यूं, ये इस प्रशांत महासागर का यहां से यूं होते हुए जो ये किनारे वाला भाग है, ये ऐसे यूं, इसी किनारे वाले भाग को कहा जाता है क्या? आंसर होगा आपका, इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, या हिंदी में कहा जाता है इसको अग्नि वलय। इसको क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर, या इसी को कहा जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। इसको कहा जाता है सर रिंग ऑफ फायर, यानी कि अग्नि वलय। क्या कहा जाता है इसको? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी कि अग्नि वलय। पूरा नोट कर दो इसको, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं, ये फिनिश हो गया। चाह लिया भैया? हो गया? चलो आगे बढ़े। ये चैप्टर फिनिश हो गया, नया चैप्टर अब आप हेडिंग डालोगे, और नया चैप्टर जो होगा वो होगा ज्वालामुखी, वॉल्केनो। नया चैप्टर होगा ज्वालामुखी या वॉल्केनो। ओके, देखो ध्यान से क्या होता है। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो हमने इतना पढ़ लिया कि एस्थेनोस्फीयर में क्या भरा होता है। एस्थेनोस्फीयर जो है, इसमें मैग्मा भरा हुआ होता है। जिस रास्ते से होकर ये मैग्मा बाहर आता है, उसी रास्ते को कहा जाता है ज्वालामुखी। जिस प्रक्रिया द्वारा ये मैग्मा बाहर आता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है ज्वालामुखी की क्रिया। दोनों बातें समझ आ गई आपको? चलो मैं लिखता हूं इस डेफिनेशन को। वॉल्केनो होता क्या है? ये एक वेंट या पाइप होता है। अ वेंट और पाइप through which magma comes on surface। ठीक है, इसमें क्या होता है सर? ये एक छिद्र या दरार होता है।
एक छिद्र या दरार, जिससे क्या होता है, जिससे मैग्मा बाहर आता है। छिद्र या दरार जिससे होकर मैग्मा बाहर आता है, इसे क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ज्वालामुखी क्रिया, सॉरी ज्वालामुखी कहा जाता है। ओके। वॉल्केनिज्म क्या होता है? Volcanism is a process in which magma is acted. ज्वालामुखी क्रिया ऐसी क्रिया है ना? जो ज्वालामुखी की क्रिया है, ये ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें मैग्मा बाहर आता है। दोनों में फर्क समझ आया? कमेंट करो हाँ या ना। दोनों बातों में फर्क समझ पाए आप या नहीं? देखो ध्यान से, डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है मैं फिर समझाता हूं। यहां पे एक प्रोसेस है, जो वॉल्केनिज्म क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मैग्मा बाहर निकल कर आ रहा है, कि प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, है ना? ध्यान से सुनना, प्रेशर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मैग्मा बाहर आ रहा है। लेकिन जो रास्ता, जिस रास्ते से होकर मैग्मा बाहर आएगा, उस रास्ते को कहा जाएगा क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा वॉल्केनो। बात क्लियर है? अब सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो ये वॉल्केनिज्म है, इस वॉल्केनिज्म के क्या कारण हो सकते हैं सर? मैग्मा बाहर क्यों आ सकता है? तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैग्मा बाहर आ सकता है जब अर्थ के अंदर प्रेशर बढ़ जाए। प्रेशर क्यों बढ़ सकता है सर? टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना? तो पहला कारण क्या हो सकता है इसका, ध्यान से समझना। पहला कारण क्या हो सकता है सर? पहला कारण हो सकता है प्रेशर इंक्रीज, है ना? प्रेशर इंक्रीज यानी कि क्या हो जाए सर? पहला कारण होगा दाब में वृद्धि हो जाए। दूसरा कारण क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज, ताप में वृद्धि हो जाए। तीसरा कारण क्या होगा सर? प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूव कर जाए। प्लेटों में क्या हो जाए सर? प्लेटों में गति हो जाए। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक नई चीज बताते हैं जो अभी तक किसी बैच में नहीं बताई, स्पेशल वाले बैच में बताइए। वॉल्केनिज्म में क्या होता है? पृथ्वी अपने मुंह से उबार उगलती है, आग के गोले बाहर फेंकती है, बिल्कुल आप ऐसे मान लो, ठीक है? एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, ध्यान से समझना, फ्यूमरोल्स, ठीक है ना? एक वर्ड होता है गीजर, एक वर्ड होता है वॉल्केनो या ज्वालामुखी। इन दोनों में क्या फर्क है? घबराना मत, समझा के जाऊंगा, आप कहोगे हाँ पूरा समझ आ गया। सर हमें ये पता है, मानकर चलो ये है अर्थ सरफेस, यहां पर ये पेड़ लगे हुए हैं, राइट? यहां आप रहते हो, राइट? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां अंदर क्या है? गैसेस भरी हुई हैं,
अंदर क्या है, गैसेस है, मैग्मा है, बहुत कुछ भरा हुआ है सर। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? अब यहां से कोई लीकेज होता है और यहां से लीक होकर केवल बाहर निकलती है गैस। पहली कंडीशन में क्या निकलेंगी, गैस। बिल्कुल सेम वैसे जैसे अभी ठंड का मौसम है, आप अपना मुंह खोल के बचपन में करते थे ना, और ऐसे हवा अगर हम अंदर से बाहर एयर को निकालते थे तो क्या होता था, महसूस होती थी कि हाँ ये जा रही है, जैसे कोई गैस निकल रही है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ गैस बाहर निकल रही है, सिर्फ और सिर्फ गैस बाहर निकल रही है ना, तो क्या कहा जाएगा, फीमरोल्स कहा जाएगा। इसमें क्या होता है, गैस प्लस भाप, दो चीज निकलती है। गैस और भाप निकलेंगी तो इसको कहा जाएगा फीमरोल्स कहा जाएगा। प्रोसेस वही होगा, पहले जमीन फटेगी और गैस बाहर निकलने लग जाएंगी, तो इसको कहा जाएगा फीमरोल्स। गीजर कब कहा जाएगा, जमीन फटी और अंदर से गर्म पानी बाहर आगने लग गया, एकदम पृथ्वी गर्म पानी के कुल्ले से मारना शुरू कर दे, है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा गीजर। इसमें क्या बाहर निकलेगा, तो आंसर होगा आपका गर्म पानी बाहर। इसमें क्या होगा, गर्म पानी बाहर निकलेगा। बात क्लियर है यहां तक? ज्वालामुखी में क्या होगा, ज्वालामुखी में होता है गैस प्लस जलवाष्प और मैग्मा, ये तीन चीज बाहर निकल रहा है, तो तब इसको क्या कहा जाएगा, तब इसको कहा जाएगा वॉल्केनो। बताओ कुछ नया समझ में आया या नहीं आया? बताओ जल्दी से कमेंट करो। यहां तक हो गया? चल अगले पॉइंट पर आ जाए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। अगर आपका मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ आ रहा है तो थैंक यू। विकास कह रहे हैं अच्छे से समझ आया सर, ठीक है, थैंक यू। शिवानी कह रही हैं सर हो गया, ओके। चलो आगे पढ़ते हैं फिर। भाप क्या है सर, स्टीम, ठीक है। आज के बाद किसी पे कोई गुस्सा नहीं और कोई फालतू कमेंट नहीं पढ़ेंगे आज के बाद। वीरेन कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है सर। मिथिलेश कह रहे हैं सर अच्छा पढ़ाते हैं, ओके, थैंक यू, यू आर ग्रेट सर, वेरी गुड। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इतना अच्छा पढ़ा लेता हूँ कि आज सारे लोग इतनी तारीफ कैसे कर रहे हो? इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिमरोल्स का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे, पता है सबसे पहले क्या होता है, जब जमीन फटती है ना, तो जमीन फटने के बाद में पहले धुआं ही बाहर निकलता है, लोग भागना शुरू कर देते कि भाई साहब हो गया कांड। फिर हल्का सा अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आने के बाद फिर एकदम से ज्वालामुखी फटेगा। और इसी बात पे अगर आप टाइम मिल जाए आपको तो एक मूवी देखना, वॉल्केनो रिटर्न, मूवी का नाम है वॉल्केनो रिटर्न, ठीक है। वॉल्केनो रिटर्न मूवी जो, उसे देखना, मजा आएगा आपको देखने में। इंग्लिश में शायद वो, बट आपको पूरा कैसे ज्वालामुखी फटते हैं, फिर कैसे गैस बाहर निकलती है, क्या नुकसान होता है, उसमें पूरा दिखाया गया है, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब हम ये सीखेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया होगी कैसे। इसको कहा जाता है वॉल्केनिक इरप्शन।
ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार का मतलब है ज्वालामुखी का फटना और ये सब कुछ बाहर आना। एक्सप्लोसिव होता है सर, ये विस्फोटक होता है। ये कैसा होता है सर? विस्फोटक होता है। 190 डेसिबल का साउंड जनरेट होता है इसी के कारण, और इसी विस्फोट के कारण भूकंप आता है। इतना भयानक विस्फोट जितना ज्वालामुखी के फटने से होता है, इतने भयंकर तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है नॉर्मली। क्लियर है? आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा कि सर जब ज्वालामुखी क्रिया होगी तो बाहर क्या निकलेगा सर? बाहर निकलता है मैग्मा। बाहर क्या निकलता है सर? मैग्मा बाहर निकलता है। अब आप बोलोगे सर मैग्मा क्या होता है? तो ये होता है चट्टानों का पिघला रूप। ये क्या होता है? चट्टानों का पिघला रूप होता है। ये होता है चट्टानों का पिघला रूप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इस मैग्मा का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सर इसका कलर कैसा होता है? कलर होता है एकदम रेड हॉट, जैसे लोहे को गर्म कर दिया जाता है ना, ऐसा रक्त तप्त रंग। अब बात यह आ जाती है कि सर इस मैग्मा में क्या क्या होता है। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, मैग्मा में सर क्या क्या होता है, तो आपका आंसर होगा मैग्मा में होती हैं गैसेस। कौन कौन सी गैस होती है सर मैग्मा में? गैस में होती है, पहली गैस का नाम है जलवाष्प। सबसे ज्यादा जलवाष्प होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि ज्वालामुखी क्रिया में कौन सी गैस ज्यादा बाहर निकलती है। जलवाष्प के बाद में दूसरे नंबर पर CO2 गैस आ जाती है, तीसरे नंबर पर SO2 गैस आ जाती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आ जाती है। और क्या होता है सर इसमें? और होता है मॉल्टेन। मॉल्टेन मतलब तरल पदार्थ। और क्या होता है सर? मॉल्टेन होता है। मॉल्टेन मतलब तरल पदार्थ। तरल पदार्थ की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होता है सर? चट्टान पिघल जाती है। इसमें क्या होता है? चट्टान पिघल जाती है। और क्या होता है सर? और होता है सर फायरवॉल। और क्या निकलता है? आग का गोला। फायरबॉल यानी कि आग का गोला, ये बाहर निकलते हैं। फायरबॉल में जो बड़े होते हैं उनको तो कहा जाता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बॉम्ब। और जो छोटे होते हैं उनको कहा जाता है लैपिली। अब आप कह रहे होगे सर ये पता नहीं क्या लिख दिया आपने। समझो मेरी बात को। तीन चीजों से मैग्मा बना हुआ होता है, या मैग्मा में तीन चीजें होती हैं, एक ये और एक ये। अब मैं डायग्राम बना के समझाता हूं, उस पर समझना। जैसे ये कोई ज्वालामुखी है, अब होगा क्या इस ज्वालामुखी से, ध्यान से सुनना, यहां से यूं सरफेस को तोड़ता हुआ ऐसे, यहां से यूं सरफेस को तोड़ता हुआ यहां से मैग्मा बाहर जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? यूं एटमॉस्फेयर में तो यहां से यूं गैसें फैल जाएंगी, और यहां से यूं बड़े बड़े ऐसे यूं ऐसे बॉल सी बाहर निकलेंगी स्पीड से यूं। ऐसा लगेगा जैसे कोई छर्रे मार रहा है क्या, ऐसे यूं इसी के अंदर से। इन्हीं को कहा जाता है फायर बॉल, है ना? ये सब ये सब यहीं से निकलती है। बात बराबर है? ये सब कहां से निकलती है? यहीं से निकलती है। बात क्लियर है?
अब आप कह रहे होगे कि सर आपने तो ये मैग्मा मैग्मा आपने बता दिया, बट हमने तो एक वर्ड लावा भी सुना है, तो वो भी समझ लेते हैं। जब मैग्मा में से गैस बाहर निकल जाती है तो ये बन जाता है लावा। मैग्मा में से जब गैस बाहर निकल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, ये लावा बन जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैग्मा लावा कब बन सकता है, जब ठंडा हो जाए। ठंडा होने का मतलब गैस बाहर निकल गई, तो ये क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा। यानी मैग्मा अंदर होता है और जैसे ही वो सतह पर आ जाता है तो सतह पर आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लावा में कन्वर्ट हो जाता है। ईमानदारी से बताओ पूरा समझ आया नहीं आया? जल्दी कमेंट करो, बताओ पूरा समझ आया ना? किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है टॉपिक से रिलेटेड। गुरुजी सबसे ज्यादा कौन सी गैस बाहर आती है? जलवाष्प सबसे ज्यादा बाहर आती है, 85%। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि गोदावरी और कावेरी दोनों को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण की गंगा तो आंसर होगा गोदावरी, और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा तो तब आपका आंसर होगा कावेरी। हो गया? आप बेस्ट पढ़ाते हो। ओके, थैंक यू। आगे बढ़े, कमेंट करो जल्दी, आगे बढ़े। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। टाइप ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार।
देयर आर थ्री टाइप ऑफ वॉल्केनो, है ना। ज्वालामुखी के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं तीन प्रकार? कमेंट नहीं आ रहे, एक सेकंड। देखो ध्यान से, पहला प्रकार होगा एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो इसी को कहा जाता है एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी। देखो ध्यान से, these volcanoes erupted continuously, है ना। इनमें क्या होता है? इनमें उद्गार लगातार होता है। लगातार होता रहता है। उद्गार लगातार होते रहने का क्या मतलब है भाई? उद्गार लगातार होते रहने का मतलब ये है कि एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब इसी में अगला पॉइंट होगा कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। है ना। इसी में आएगा सर मोना लोआ, इसी में आएगा एब्रुस, एक आएगा एटना, है ना, एक आएगा स्ट्रोम्बोली, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में आएगा माउंट आसो। इंग्लिश में भी लिख दूं क्या, है ना? चलो कोई ना। ये कुछ ज्वालामुखी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो पहला जो है ये तो है हमारे इंडिया में। ये दोनों कहां पर हैं? ये दोनों हैं यूएसए में। एब्रुस कहां पर है? अंटार्कटिका पर है। एटना कहां पर है? ये है इटली में। स्ट्रोम्बोली कहां पर है? ये है भूमध्य सागर में। और जो माउंट आसो है ये कहां पर है? ये है जापान में। ये कहां पर है? जापान में है। तो ये कौन सा ज्वालामुखी हो जाएगा? ये हो जाएगा विश्व के कुछ मुख्य सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
अब याद रखना जो माउंट आसो है ये अक्टूबर 2021 में फटा है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में फटा है। जो स्ट्राम्बोली है इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसको क्या कहा जाता है सर? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ओके, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी इसको कहा जाता है। बात यह आ जाती है यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे पूछेगा कि बैरन द्वीप कहां पर है ज्वालामुखी, तो आप बता दोगे जी भारत में है। बैरन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है, टाइप क्या है इसका, तो आप बता दोगे जी सक्रिय ज्वालामुखी है ना। एक दो नाम और लिखता हूं मैं यहीं पे, जैसे एक है ओजोस डेल सैल्डो। जो ओजोस डेल सैल्डो है ये कहाँ का ज्वालामुखी है, तो आपका आंसर होगा ये पड़ता है सर साउथ अमेरिका में। ये कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में, है ना। आज की क्लास कैसी रही आपकी, जरा एक बार कमेंट करके बताओ। ओके, अच्छा मैंने ये चीज एनालाइज की, जैसे आज मैंने कोई भी कमेंट नहीं पढ़ा, कोई भी गुस्सा नहीं किया, इसके पीछे पता है कारण क्या रहा? सूरज, प्रशांत और एक लड़का है केशव नाम से। पिछले 3 क्लास से मैं नोटिस कर रहा हूं ये 3 ऐसे स्टूडेंट हैं। आज मैंने बोला नहीं था, मैंने कहा क्लास के एंड के होने के बाद बताऊंगा। केशव नाम से मेरे पास इतने बड़े बड़े 3 से 4 कमेंट आए, XYZ UB ऐसे लिखे, रैंडमली कुछ भी लिखे, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। 2 बार कमेंट किया उसने, 3 बार किया। हो सकता है उसको अपने आप पर शर्म आ गई हो कि मैं इतनी बेशर्मी के काम क्यों कर रहा हूं, फिर उसका कमेंट नहीं आया। प्रशांत भी पता नहीं कुछ लिख रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया। अभी सूरज के भी 2-3 बार कमेंट आए थे। ये 3-4 ऐसे नमूने हैं जिन बेहुदे इंसानों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी पिछले 3 दिन से। अब इनको ब्लॉक कराया जाए तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ब्लॉक करवा दिया हमें, वो करवा दिया। बहुत अच्छा सा आइडिया निकाला है मैंने कि अब इनके कमेंट पढ़े ही नहीं जाएंगे, है ना। इनके कमेंट पढ़े ही नहीं जाएंगे क्योंकि इनके जीवन का उद्देश्य पढ़ना है ही नहीं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आज बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर चल रही है, स्टूडेंट लाठियां खा रहे हैं नौकरी के लिए, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, सरकार साफ कह रही है कि हम आगे नौकरियां नहीं देंगे, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट अगर सीरियस नहीं है, मैं सच बता रहा हूं उसके भविष्य में अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप ये देखो कि हमारा देश किस जगह जा रहा है, सरकार भी क्या करे, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बड़े स्तर पर हो गई है। तो अगर किसी स्टूडेंट को यह लग रहा है कि क्या नाम है, क्लास में अटेंड करके क्लास में मजे ले लूंगा, वो कर लूंगा, तो वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और मैंने पिछली 2-3 क्लासों में बहुत गलत किया कि ऐसे नमूनों की बातों पर रिएक्ट कर करके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका भी मैंने थोड़ा बहुत टाइम खराब किया। आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा और मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट का कमेंट पढ़ूंगा जो बाकी में जेन्युइन स्टूडेंट हैं। ठीक है, ओके।
और आज देखो कितने मतलब कंटेंट भी ज्यादा हुआ है आज, और एकदम खुशी खुशी पढ़ाया मैंने, और आपको समझ में भी आया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, है ना। आगे से यही करेंगे। टाइम हो गया, नहीं तो दो टाइप भी करवा देते। इसके दो टाइप और बचे हुए हैं, वो दोनों टाइप जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों टाइप कंप्लीट होने के बाद में फिर हम नए चैप्टर पर आ जाएंगे। नया चैप्टर होगा चट्टान, चट्टान के बाद भूकंप, उसके बाद में फिर सात महाद्वीप, है ना। और कल याद दिला देना, जो टोंगा में अभी रिसेंटली जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, उसके बारे में भी बता देंगे। ओके, आपका दिन शुभ हो, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और मस्त तरीके से पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, क्योंकि जो स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसका कहीं ना कहीं, अब देखो क्लास एंड होने जा रही है, और एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि जीप कंपास का क्या नाम है, प्राइस कितने कितना चल रहा है, मैसेज कर दो, वो कर दो, राजेश नाम से। ऐसा लग रहा है चिड़ियाघर में से अभी छूट के बाहर आया है, चिड़ियाघर वाले पीछे पीछे दौड़ते चले आ रहे हैं कि भाई इसको पकड़ो, कहाँ है ना, जल्दी से इसको पकड़ो भाई, वापस लेकर जाओ। पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, ओराल्डो और वो ये वो पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। अब इसको अलग ही प्रकार के सुख की अनुभूति हो रही होगी कि मैं क्लास में ये कमेंट कर पा रहा हूं, है ना। बेटे तू भी यही है, हम भी यही हैं। कुछ दिन बाद देखना क्या होगा तेरे साथ, जब बाल बच्चेदार हो जाएगा ना, बच्चे सर पीटेंगे तेरा, जब उनको एक डेस्पैरिटी समाज में फील होगी कि यार हमारे चाचा ताऊ के तो, जितने भी हमारे भाई बहन है चाचा ताऊ वाले, वो तो बहुत शौक मौज कर रहे हैं, बड़े स्टैंडर्ड तरीके से रह रहे हैं, और हमारे बाप ने क्या किया था जो ये कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। बहुत सी फीलिंग आएंगी, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ हम क्लास के टाइम पे क्या मजे काटते थे। तो ओवरऑल मोरल यही है आज का, कि ईमानदारी से मेहनत करो। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, ऊपर वाला आपको हजार रास्ते दिखाएगा, आपकी सोच को अच्छा करेगा, आपके कर्मों को अच्छा करेगा, और आपकी मेहनत हमेशा आपके काम आने वाली है। पढ़ाई के क्षेत्र में की गई एक घंटे भी अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी आपकी, वो भी कहीं ना कहीं आपके काम आएगी आएगी। ओके, पॉजिटिविटी के साथ एकदम फ्रेश माइंड से मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो। सिलेबस को जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो आगे कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। ओके, ऐसे ही मस्त तरीके से